नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इशू डिस्कस करेंगे हिंदू का वन नेशन वन वोटर आईडी से संबंधित। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भरता से संबंधित। तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जीएसटी में रिफॉर्म्स से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वन नेशन वन वोटर आईडी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? अभी देखो, कोविड-19 की महामारी चल रही है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। लेकिन जल्द ही कुछ राज्यों में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाने हैं, फॉर एग्जांपल बिहार में। तो इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ी चुनौती है, कैसे ना सिर्फ इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज को इंश्योर किया जाए, बल्कि ये भी इंश्योर किया जाए कि इलेक्शंस सेफली कंडक्ट हों। इसी दिशा में काम करते हुए इलेक्शन कमीशन ने अब ये कहा है, वो लोग जिनकी एज 65 ईयर्स से ऊपर है वो पोस्टल बैलेट की सहायता से वोट दे सकते हैं। उनको वोटिंग बूथ तक आने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्रोविजन इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसलिए किया गया क्योंकि जैसा आपको पता है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ज़्यादा खतरा है कोविड-19 से। तो वो घरों में रह के अपने मत का प्रयोग कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, ये सुनिश्चित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला लिया है। इससे पहले देखो, ये सुविधा सिर्फ डिसेबल्ड सिटीजन्स और वो लोग जिनकी एज 80 साल से ऊपर है, इन लोगों के लिए उपलब्ध थी। इसके बाद देखो, आर्टिकल में कहा जाता है, ये अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज को सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन अगर वास्तव में इलेक्शन कमीशन ऐसा करना चाहता है तो कुछ दूसरे वर्गों पर भी इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना होगा, और उनमें से मेन है माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट वर्कर्स देखो, अपना घर बार छोड़कर रोजगार की तलाश में या तो सेम राज्यों में रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में काम करने के लिए जाते हैं, या फिर दूसरे राज्यों में भी जाते हैं काम करने के लिए। लो वेजेस पे काम करते हैं। और देखो, जब माइग्रेंट वर्कर्स नई जगह पे जाते हैं काम करने के लिए तो उनकी लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती, खराब लिविंग कंडीशंस में उन्हें काम करना होता है। हाउसिंग फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल नहीं होती, वेजेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, और इससे भी ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स नई जगह पे जाके अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। क्योंकि देखो, उनका जो वोटिंग कार्ड है वो तो अपने नेटिव स्टेट का बना होता है। मान लीजिए यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ से कोई माइग्रेंट वर्कर गया महाराष्ट्र में काम करने के लिए, तो वोटर आईडी कार्ड तो यूपी बिहार का होगा ना, महाराष्ट्र का तो होगा नहीं। क्योंकि कई बार दूसरे राज्यों में जब माइग्रेंट वर्कर्स काम करने के लिए जाते हैं तो उनको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस मिलना मुश्किल होता है। और देखो, जब तक रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलता, वोटर आईडी कार्ड नहीं मिलता। और माइग्रेंट वर्कर्स बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वो इन सब प्रोसेसेस से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वोटर आईडी कार्ड बनवाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। बट देखो, दिक्कत ये है, माइग्रेंट वर्कर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, इसलिए होस्ट स्टेट में जहां पर माइग्रेंट वर्कर्स गए हैं काम करने के लिए, वहां पर भी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इनको आसानी से इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि इनको लगता है कि माइग्रेंट वर्कर्स के वोट तो है नहीं, तो इनके लिए काम करवा के कोई फायदा नहीं है। जबकि देखो, माइग्रेंट वर्कर्स के पास वोट देने का अधिकार हो तो पॉलिटिकल पार्टीज इनकी सुध लेंगी, इनके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज माइग्रेंट वर्कर्स के द्वारा ये फेस किया जाता है, काफ़ी बार इनको मारा पीटा जाता है, आरोप लगाए जाते हैं कि आप लोकल लोगों की जॉब्स छीन रहे हो, तो इन्हें बहुत बार नफरत का भी सामना करना पड़ता है। अब इसके बाद राइटर एनआरआईज के केस को माइग्रेंट वर्कर्स के साथ कंपेयर करते हैं। काफ़ी बार ये मांग की जाती है कि एनआरआईज को, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस को, वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अभी देखो, हमारे देश के टोटल 3 करोड़ एनआरआईज हैं, और 3 करोड़ में से 1 लाख ने अपने आप को एज ए वोटर रजिस्टर करवा के रखा है। और 2019 में जब लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट हुए
तो 25,000 एनआरआईज इंडिया में आए वोट देने के लिए, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है एनआरआईज के लिए। 3 करोड़ में से 1 लाख ने अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है और सिर्फ 25,000 आए अपना वोट का प्रयोग करने के लिए। पिछली लोकसभा में सरकार एक बिल लेके आई थी। बिल को लाने का मकसद यह था कि एनआरआईज के लिए प्रोक्सी वोटिंग की सुविधा की जा सके, मतलब ऐसा कुछ किया जा सके कि एनआरआईज की तरफ से कोई और पर्सन उनका वोट दे सके। अभी देखो ये व्यवस्था किन के लिए है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है, जो ड्यूटी में लगे हुए हैं इलेक्शन के दौरान, वो पोस्टल बैलेट की सहायता से अपना वोट दे सकते हैं। और क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स जैसे मिलिट्री पर्सनल, वो आ नहीं सकते वोट देने के लिए, उनकी तरफ से कोई और वोट दे सकता है। तो अभी इस प्रकार की व्यवस्था है हमारे देश में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए और क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स के लिए। तो पिछले लोकसभा में जो बिल आया था उसका उद्देश्य यह था इसी प्रकार की कोई व्यवस्था एनआरआईज के लिए की जाए। अब देखो सोचने की बात है, आपके मन में भी ये जरूर आया होगा, एनआरआईज के लिए ये व्यवस्था करने के लिए लोकसभा में बिल आया। अरे भैया, देश में 14 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उन पर अगर आप ध्यान दोगे तो न जाने आप कितना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज को इंश्योर कर लोगे। तो एनआरआईज ज्यादा इंपावर्ड हैं, ज्यादा अमीर हैं, इसलिए आप उन पर ध्यान दे रहे हो और माइग्रेंट वर्कर्स को आप भूल गए हो। इसके बाद राइटर के द्वारा यह बोला जाता है, देखो हमारे देश में 91 करोड़ वोटर्स हैं। 2019 के जनरल इलेक्शंस में 67.4% वोटर्स ने अपने मत का प्रयोग किया, यानी ऑलमोस्ट 61 करोड़। बाकी लोगों ने नहीं किया। अब एक स्टडी है, नेशनल इलेक्शन स्टडी सर्वे, ये स्टडी कहती है कि 10% रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो तो उनका इंटरेस्ट नहीं होता पॉलिटिक्स में, इसलिए वो जानबूझ के जाते नहीं है वोट देने। लेकिन देखो बाकी के लोग जो अपने वोट का प्रयोग नहीं करते, वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो वहां पर होते नहीं है जहां पे उनको अपना वोट कास्ट किया जाना है। समझ गए? आप पंजाब से हो, पंजाब के किसी जिले में आपका वोट है, लेकिन अभी आप पढ़ाई करने के लिए कहीं और हो या फिर जॉब कर रहे हो बेंगलोर में, तो आप वापस जाओगे नहीं अपना वोट देने। लेकिन आपको कोई मौका दे दे कि बेंगलोर में ही आप अपना वोट दे सको या फिर दिल्ली में ही आप अपना वोट दे सको, तो आप अपना वोट जरूर कास्ट करोगे। तो ऐसे लोगों के लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ सोचना होगा। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखो सरकार ये कहती है हम वोटर आईडी को आधार कार्ड से मैप करने की कोशिश कर रही हैं, और एक बार ऐसा हो गया तो सभी लोग कहीं से भी अपना वोट डिजिटली कास्ट कर सकेंगे। बट देखो राइटर कहते हैं इस प्रोसेस में अभी लंबा समय लगेगा, इतना जल्दी इलेक्शन कमीशन ये सुनिश्चित नहीं कर पाएगा, और आधार कार्ड के साथ वोटिंग आईडी कार्ड का मैपिंग होगी तो बहुत सारे लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया स्मूथली चलनी चाहिए, बहुत ज्यादा सावधानी से चलनी चाहिए। राइटर अपनी तरफ से एक सॉल्यूशन देते हैं। देखो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टोरेट्स का जो नेटवर्क है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है स्पेसिफिकली माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, ये प्रोविजन करने के लिए कि वो जहां पर हैं वहां पर ही अपना वोट दे सकें। फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा का कोई माइग्रेंट वर्कर है फिलहाल महाराष्ट्र में, तो वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टोरेट है उनका संपर्क होगा, या फिर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो रजिस्टर्ड होंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टोरेट में, तो महाराष्ट्र के जिले में ही व्यवस्था की जाएगी इस बुनियाद पर कि उस माइग्रेंट वर्कर को महाराष्ट्र में रहते हुए 1 साल 2 साल या फिर 3 साल जो भी थ्रेशोल्ड डिसाइड करें, इतने साल हो चुके हैं, अभी भी उनका वोटिंग आईडी कार्ड उड़ीसा का है, वहां पर इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं, तो महाराष्ट्र में ही रहकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टोरेट ये सुनिश्चित करें वो अपना वोट दे सकें उड़ीसा के इलेक्शंस के लिए। और देखो ऐसा करना इतना मुश्किल नहीं है। आज सभी बैंकिंग जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डिजिटल होती हैं और बिल्कुल स्मूथली होती हैं, प्राइवेसी भी काफी ज्यादा होती है। इंडिया तो वैसे भी आईटी हब है, तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई वर्कर दूसरे स्टेट में काम करते करते अपने होम स्टेट में अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वोट दे सके। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टोरेट्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करना होगा इलेक्शन कमीशन को। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर के द्वारा यह बोला जाता है, देखो सरकार अब वन नेशन वन राशन कार्ड की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है, जल्द ही ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन
वोट देना ये देखो ना सिर्फ एक सिविक ड्यूटी है बल्कि सिविक राइट भी है। इसलिए सरकार को अब वन नेशन वन वोटर आईडी प्रोग्राम पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो माइग्रेंट वर्कर्स को ही होगा। अभी जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, पॉलिटिकल पार्टीज, सरकारें माइग्रेंट वर्कर्स को भुला देती हैं क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। लेकिन अगर उनके पास वोटिंग राइट्स होंगे तो फिर सरकारें और पॉलिटिकल पार्टीज उनकी सूद लेंगी और उनके लिए वेलफेयर के प्रोग्राम चलाएंगी, उन्हें फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया वन नेशन वन वोटर आईडी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आत्मनिर्भरता इन एग्रीकल्चर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो कोविड-19 के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई हैं। हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूट भी चल रहा है, तो सरकार सेल्फ रिलायंस पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है। 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया सरकार के द्वारा। चाइना से जो हम पहले इंपोर्ट करते थे या फिर चाइना से जो इन्वेस्टमेंट आती थी उनको भी हमने टाइटली रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगानी धीरे धीरे स्टार्ट कर दी हैं। इवन चाइना से या फिर दूसरे देशों से कुछ माल इंपोर्ट होता है, हमने चुपके इंपोर्ट ड्यूटी को भी इंक्रीज किया है। सरकार का फोकस है बी वोकल फॉर लोकल, आप लोकल चीजों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। लेकिन सरकार के इन सब स्टेप्स के बाद कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये तो देखो आप प्रोटेक्शनिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इससे नुकसान होगा ना सिर्फ आपको बल्कि पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी क्वेश्चन उठाते हैं कि आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? क्या आत्मनिर्भर का मतलब सेल्फ रिलायंस है या फिर आत्मनिर्भर का मतलब सेल्फ सफिशिएंसी है? देखो सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब हमें जिस भी चीज की आवश्यकता है वो चीज हम अपने देश में प्रोड्यूस करें। बट देखो आज के समय में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल चाहिए होता है। क्या हम ये अपने आप से इंश्योर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारे देश में इतना क्रूड ऑयल मिलता ही नहीं है, तो हम हमारी जो रिलायंस है दूसरे देशों पर क्रूड ऑयल के लिए वो खत्म नहीं कर सकते। लेकिन इस आर्टिकल का जो फोकस है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आत्मनिर्भरता के बारे में है। अभी हमारे देश में 137 करोड़ लोग हैं, कई बार 130 करोड़ बोल दिया जाता है। आज के जो राइटर 137 करोड़ बोल रहे हैं। वैसे भी देखो सेंसस की प्रक्रिया स्टार्ट होनी थी लेकिन कोविड-19 के कारण इसे डिले कर दिया गया है। राइटर कहते हैं देखो एक वो भी समय था 1960s का जब हमें यूएसए ने बहुत तरसाया था अनाज के लिए। यूएसए ने मजबूर किया था, ब्लैकमेल किया था, हम आपको अनाज भेजेंगे लेकिन वियतनाम वार के ऊपर आप अपना स्टैंड चेंज कीजिए। उस समय हम दूसरे देशों पर डिपेंड करते थे फूड एड के लिए, लेकिन फूड एड प्राप्त करने के लिए हमें इसकी पॉलिटिकल कीमत चुकानी पड़ती थी। लेकिन देखो मिड 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया और इसके बाद आज के समय में हम फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ रिलायंट हैं। हमें दूसरे देशों से राइस, वीट ये सब चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती हैं। बट देखो अभी भी कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं ही एग्रीकल्चर से संबंधित जो हमें इंपोर्ट करनी ही पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल एडिबल ऑयल, खाने में जो ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं इसके मामले में हम अभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं, हमें एडिबल ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। राइटर ये बोलते हैं देखो आप एक चीज़ ये भी समझने की कोशिश कीजिए, उस समय हमारे देश की इकोनॉमी ओपन नहीं थी। 1960s की हम बात कर रहे हैं। इस वजह से क्योंकि हमारी इकोनॉमी ओपन नहीं थी, हमारा ट्रेड दूसरे देशों के साथ कम होता था। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उस समय खाली हुआ करता था। मिड 1960s में हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व था सिर्फ $400 मिलियन का और इससे हम सिर्फ 7 मिलियन टन वीट खरीद सकते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया दूसरे देशों के साथ, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भरने स्टार्ट हुए। आज के समय में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $500 बिलियन का। सोच के देखिए कितना बड़ा अंतर है।
उस समय सिर्फ $400 मिलियन और आज के समय में $500 बिलियन हैं। आज के समय में अगर वीट की कॉस्ट को इंक्रीज भी कर दिया जाए तो भी सिर्फ $5 बिलियन की सहायता से हम 20 मिलियन टन वीट को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज के समय में भरे हुए हैं। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये देखो आपको भी पता है 1990-91 में हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए। उस समय हमने हमारी करेंसी को डिवैल्यूएट किया, एक्सचेंज रेट में हम रिफॉर्म लेके आए, काफ़ी सारे सेक्टर्स में एफडीआई के लिए नॉर्म्स हमने आसान बना दिए। तो इन सब स्टेप्स से इन्वेस्टमेंट हमारे देश में ज़्यादा आई और इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भरने स्टार्ट हो गए। अब देखो बात करते हैं और ज़रा डिटेल से। अगर देखो 2010-11 से लेकर 2019-20 के बीच ग्राफ पे हम नज़र डालें, हमने कितना इंपोर्ट किया एग्रीकल्चर सेक्टर में और कितना एक्सपोर्ट किया। ये जो ऊपर वाला ग्राफ है, ये नीले वाला, ये हमारे देश के एग्री एक्सपोर्ट से संबंधित है और जो नीचे वाला ग्राफ है लाल वाला, ये एग्री इंपोर्ट से संबंधित है। आप इस साल पर नजर डालिए 2013-14, ये तो देखो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के हिसाब से स्वर्णिम ईयर था। इस साल हमने ऑलमोस्ट $44 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, मतलब इतनी वैल्यू की एग्रीकल्चर कमोडिटीज हमने एक्सपोर्ट की। और इस साल इंपोर्ट भी काफ़ी कम हुआ था, कितना $20 बिलियन से थोड़ा सा कम। लेकिन उसके बाद से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो कम होना स्टार्ट हो गया, फिर 2016-17 में रफ्तार पकड़ी, लेकिन अब एक बार फिर से कम हो गया। इसके बाद राइटर कहते हैं अगर देखो हम हमारा एग्री एक्सपोर्ट और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं और एग्री इंपोर्ट डिक्रीज करना चाहते हैं तो हमें कंपैरेटिव एडवांटेज को देखना होगा। अगर अभी हम नज़र डालें हम क्या क्या एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, टोटल जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से $6.7 बिलियन के मरीन प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद $6.4 बिलियन का राइस हम एक्सपोर्ट करते हैं, मसाले $3.6 बिलियन की वैल्यू का, बफेलो मीट $3.2 बिलियन, शुगर $2.0 बिलियन की वैल्यू का शुगर हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद टी एंड कॉफ़ी $1.5 बिलियन, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स $1.4 बिलियन और सबसे लास्ट में कॉटन $1 बिलियन। बट देखो अब आप ध्यान दीजिएगा, राइस और शुगर ये दो ऐसी चीज हैं, इनको उगाने में पानी बहुत ज़्यादा यूज होता है। इनको अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ हम पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि हमारे किसान, सरकार सब्सिडी देती है, बिजली का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, नीचे से ग्राउंड वाटर निकालते हैं राइस को उगाने में, शुगर को उगाने में, नीचे से पानी खत्म होता जाता है और वही राइस शुगर हम दूसरे देशों को भेज देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। मतलब हमारा जो पानी है वो दूसरे देशों में चला गया है। एक डेटा के अनुसार 1 किलोग्राम राइस उगाने में 3500 से लेकर 5000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है और जबकि 1 किलोग्राम शुगर प्रोड्यूस करने में 2000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। इन दो क्रॉप्स की वजह से पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र, क्योंकि पंजाब हरियाणा के कई एरियाज में राइस की कल्टीवेशन ज़्यादा होती है और महाराष्ट्र के कई एरियाज में शुगर की कल्टीवेशन ज़्यादा होती है, तो खास करके इन 3 राज्यों में राइस और शुगर की वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है काफ़ी नीचे चला गया है। मतलब कहने का देखो ये है, राइस और शुगर के मामले में जो हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज हैं वो वास्तव में सब्सिडीज की वजह से हैं, क्योंकि सरकार किसानों को सब्सिडी देती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देती है, इसलिए किसान पानी का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। सरकार वैसे किसानों को फर्टिलाइजर्स पर भी सब्सिडी देती है, फॉर एग्जांपल यूरिया पर, लेकिन देखो यूरिया में 75% जो नाइट्रोजन है उसको तो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया ही नहीं जाता। मान लीजिए 100 यूनिट नाइट्रोजन है यूरिया के एक कट्टे में, 75 यूनिट तो या तो ग्राउंड वाटर में बह जाती है या फिर एटमॉस्फेयर में इवापोरेट हो जाती है, इससे पोल्यूशन बढ़ता है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकल के आता है? इन सब बातों का मतलब ये निकल के आता है राइस और शुगर
को हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और हम ये समझते हैं कि राइस और शुगर के मामले में हमारे पास एडवांटेज है। भैया आप ये भी तो देखो, ये कंपैरेटिव एडवांटेज क्यों है? क्योंकि सरकार सब्सिडी दे रही है। अगर सरकार किसानों को इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी देना छोड़ दे, यूरिया पर सब्सिडी देना छोड़ दे, तो फिर इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हम राइस और शुगर को नहीं कर पाएंगे, और बल्कि इनके एक्सपोर्ट से हमें नुकसान ही होता है। पानी हमारा ख़त्म हो रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है नाइट्रोजन पोल्यूशन की वजह से। क्यों नहीं सरकार यही सब्सिडी दूसरे आइटम्स के लिए दे देती? दूसरे आइटम्स जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मसाले, टी, कॉफ़ी, कॉटन, इन सब कमोडिटीज़ को सरकार इतनी ही सब्सिडी क्यों नहीं देती? अगर ऐसा होता है तो इन सब कमोडिटीज़ के मामले में हमारे पास ज़्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। जितनी वैल्यू का राइस और शुगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, उतनी ही वैल्यू के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मसाले, टी, कॉफ़ी, ये भी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो ठीक इसी प्रकार से इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं एडिबल ऑयल्स का, लेकिन विभिन्न सरकारों ने कोई खास पॉलिसी बनाई नहीं है एडिबल ऑयल्स की प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करने के लिए। अगर देखो किसानों को ज़्यादा बेनिफिट होगा एडिबल ऑयल्स की क्रॉप्स को उगाने में, तो वो इन क्रॉप्स को भी उगाएंगे। लेकिन दिक्कत यही है, सरकार क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज नहीं कर पा रही है। सरकार उचित रूप से किसानों को इस मामले में इंसेंटिवाइज नहीं कर पा रही है। इसीलिए हमें एक बड़ी वैल्यू का जो एडिबल ऑयल है वो इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे देशों से। तो ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भरता के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जीएसटी में रिफॉर्म्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। आर्टिकल में देखो कुछ सजेशंस दिए जाते हैं जीएसटी में फर्दर रिफॉर्म लाने के लिए, क्योंकि अब 3 साल पूरे हो चुके हैं जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन को। 2017 में जुलाई से इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ था, बट अभी भी जीएसटी में काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं और उसी के संदर्भ में रिफॉर्म्स सजेस्ट किए जाते हैं आर्टिकल के द्वारा। सबसे पहला सजेशन, जीएसटी काउंसिल, जो कि देखो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये जीएसटी के टैक्स स्ट्रक्चर, रेट्स और टैक्स बेस से संबंधित इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती हैं। इस बॉडी को आप और ज़्यादा मजबूत करो। एक इंडिपेंडेंट जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट इस्टेब्लिश किया जाए, जो कि जीएसटी काउंसिल को टैक्स रिलेटेड मैटर्स पर प्रोफेशनल एडवाइस ऑफर करें। इसके अलावा देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक बजट मेकिंग विंग है इनडायरेक्ट टैक्सेस से संबंधित। इस विंग का नाम है टैक्स रिसर्च यूनिट। इस टैक्स रिसर्च यूनिट को भी आप जीएसटी काउंसिल के अंदर लेके आओ, मतलब ये टैक्स रिसर्च यूनिट जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत काम करें। नेक्स्ट रिफॉर्म, देखो जब जीएसटी आया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को ये भरोसा दिलाया था कि अगले 5 सालों तक आपको कोई भी टैक्स संबंधित लॉस होता है तो उसका कंपनसेशन हम देंगे। बट अभी कोविड-19 की महामारी है, सेंटर के पास भी इतना पैसा नहीं है, तो इसलिए सेंटर अपने इस वादे को पूरा नहीं कर रहा है। बट राइटर कहते हैं बेशक सेंट्रल गवर्नमेंट को उधार लेना पड़े, लेकिन जो ये वादा किया गया है स्टेट से कि 5 सालों तक आपको टैक्स में लॉस होता है तो उसको हम कंपनसेट करेंगे, इस वादे को सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कीमत पर पूरा करें। नेक्स्ट देखो जीएसटी के अंदर 17 सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस, इसके साथ साथ 23 के आसपास सेसेस मतलब टैक्स ऑन टैक्स, ये सब सबज्यूम हुए हैं। तो अब देखो थोड़ा सा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जनरेट होती हैं, उनको मॉनिटर कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए राइटर सजेस्ट करते हैं बिग डेटा का इस्तेमाल किया जाए ट्रांजैक्शंस की ट्रेल को फॉलो करने के लिए। इससे टैक्स पोटेंशियल को काफ़ी इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट सजेशन राइटर ये देते हैं, अभी भी देखो जो रेट्स हैं जीएसटी के अंतर्गत वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जब आया था जीएसटी तो ये कहा गया था कि 1 नेशन 1 टैक्स, ये सब चीज़ें वो हम जिस प्रकार का हमने इन्विजन किया था जीएसटी को वैसा हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। तो आवश्यकता ये है कि अब जीएसटी काउंसिल ऐसा निर्णय ले, टैक्स रेट्स को कम से कम किया जाए, बहुत ज़्यादा टैक्स रेट्स ना हो,
इससे कंप्लायंस भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है और डिस्प्यूट्स भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। और इसके साथ साथ देखो, जीएसटी काउंसिल को ये भी चाहिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी या फिर अल्कोहल वैसे स्टेट्स मना करते हैं, स्टेट्स कहते हैं अल्कोहल से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वो आप हमारे पास ही रहने दीजिए, इसको जीएसटी के अंदर मत डालिए। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इनको जल्द से जल्द जीएसटी फ्रेमवर्क में लाया जाए और ज़्यादा डिले ना किया जाए। इससे टैक्स बेस और ज़्यादा इंक्रीज होगा, प्रोबेबली जितना अभी टैक्स बेस है उसका डबल हो जाएगा अगर ये सब चीज़ें जीएसटी के अंदर आती हैं। और देखो, जो भी जीएसटी रेट सरकार चेंज करें, सरकार मतलब जीएसटी काउंसिल चेंज करें, वो प्रॉपर डेटा एनालिसिस के आधार पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडम डिसीजन जीएसटी काउंसिल के द्वारा ले लिया जाए। जो भी डेटा है जीएसटी काउंसिल के बाद उसको एनालाइज किया जाए और उसके बाद ये डिसाइड किया जाए कि जीएसटी रेट को कितना कम करना है, कहां पे कम करना है। तो ये हमने जीएसटी रिफॉर्म्स से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।